अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पाथवे। ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैल्शियम जो है नॉर्मली आउटसाइड द सेल जो है ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी कंसंट्रेशन होती है और सेल के अंदर ये बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। कैल्शियम के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हम मिनरल मेटाबॉलिज्म में देखेंगे। यहाँ पर जस्ट ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर जो कैल्शियम है वो दो जगहों से आती है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से और दूसरी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। ये दो रिजर्वायर्स हैं कैल्शियम के, जहां से कैल्शियम जो है सेल के अंदर आ सकती है। वो हार्मोन्स जो कैल्शियम पाथवे को फॉलो करते हैं, टेबल 41.3 हार्पर का, वहां से आप देखेंगे। ठीक है। पाथवे सेम है, जस्ट थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। ठीक है। हार्मोन जो है आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और वो जो है जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। कैसे? अल्फा सब यूनिट में से जो जीडीपी है उसकी जगह जीटीपी अटैच हो जाएगा और वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और वहां से वो उठकर फॉस्फोलाइपेज सी यानी आपके इफेक्टर के पास आएगा। यहाँ पर इफेक्टर जो है इस पाथवे के अंदर फॉस्फोलाइपेज सी होता है। ये एक एंजाइम है जिसका हमने पीछे डिस्कस किया। इसके अलावा जो है जी प्रोटीन डायरेक्टली भी कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर सकती है। ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉस्फोलाइपेज सी क्या होता है और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है वो बेसिकली चीज क्या है। ठीक है। तो आपको याद होगा एफएससी वाला नॉलेज आपने पढ़ा था, फॉस्फेटिडिक एसिड जो था। एक आपको याद होगा ग्लिसरॉल के साथ आपने एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया था और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बना था। फिर आपने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में ये जो कार्बन नंबर 3 पर जो इसाइल ग्रुप था उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया था, तो ये बन गया था फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड में जब आपने ये नाइट्रोजनस बेस जो थी अटैच की, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन गया था? फॉस्फोलिपिड। जिस तरह के अगर यहाँ पे कॉलीन अटैच करते हम तो ये बन जाना था फॉस्फेटिडाइल कॉलीन। अगर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो एथेनोलामीन आ जाती तो ये बन जाना था फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन। और इस पाथवे के अंदर हमने पढ़ा फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल होता है, तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजनस बेस की जगह इनोसिटोल अटैच होता है, इस वजह से इसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ठीक है। अब फॉस्फोलाइपेजेस क्या होते हैं? वो एंजाइम जो फॉस्फोलिपिड को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं इसकी, उसको फॉस्फोलाइपेज कहते हैं। ठीक है। जो कार्बन नंबर 1 पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोलाइपेज A1। और जो एंजाइम कार्बन नंबर 2 पे इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा उसको फॉस्फोलाइपेज A2 कह देंगे हम। ठीक है। उसके बाद जो ये कार्बन की जगह, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे ये जो कार्बन नंबर 3 है इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर फॉस्फेट और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो ब्रेक करवाएगा उसको हम फॉस्फोलाइपेज सी का नाम देंगे। और जो नाइट्रोजनस बेस को फ्री करवाएगा ये ऑक्सीजन और फॉस्फेट का बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके उसको हम फॉस्फोलाइपेज डी का नाम देते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फॉस्फोलाइपेज बी कहाँ काम आता है फिर? तो भाई जब फॉस्फोलाइपेज ए जो है अपना एक्शन कर देता है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन नंबर 1 से वो इसाइल ग्रुप रिमूव करवाएगा, तो उसके बाद ये वाला इसाइल ग्रुप जो जब रिमूव करवाना होगा R2 वाला, तो उस पर फॉस्फोलाइपेज बी आके एक्शन करता है। ठीक है। और अगर फॉस्फोलाइपेज A2 पहले एक्शन कर जाता तो फिर यहाँ पर R1 वाला इसाइल ग्रुप रिमूव करवाने के लिए फॉस्फोलाइपेज बी ने आके एक्ट करना था। तो कहने का मतलब ये है कि फॉस्फोलाइपेज A1 या A2 में से दोनों में से पहले कोई एक एक्शन करेगा। ठीक है। उसके बाद जो भी इसाइल ग्रुप रिमूव करवाना है उसको फॉस्फोलाइपेज बी रिमूव करवाता है। फर्स्ट एक्शन जो है फॉस्फोलाइपेज ए का होता है और दूसरा एक्शन जो है फॉस्फोलाइपेज बी का होता है। अगर वो R1 पर हो तो इसको फॉस्फोलाइपेज A1 कह देंगे, अगर ये R2 पर हो तो इसको हम फॉस्फोलाइपेज A2 कह देंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम दोबारा से देखते हैं उसी चीज को कि ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है। ठीक है। जिसको स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये ग्लिसरॉल बैकबोन है, इसके ऊपर ये R1 इसाइल ग्रुप, R2 दूसरा इसाइल ग्रुप और R3 पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिला जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया। उसके साथ ये इनोसिटोल अटैच हो गया तो ये हमारे पास बन गया फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बिस फॉस्फेट, क्योंकि इसके पास दो फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। इसको सिंपली या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल भी कह सकते हैं। अब फॉस्फोलाइपेज सी जो है यहाँ पे एक्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो आपके पास क्या चीज बचेगी? एक ये इसाइल ग्रुप है, एक ये इसाइल ग्रुप है, दो इसाइल, 1,2 डाई इसाइल, पीछे बैकबोन क्या है? ग्लिसरॉल, तो आपके पास आ जाएगा 1,2 डाई इसाइल ग्लिसरॉल। और ये जो फॉस्फेट है इनोसिटोल के साथ रिमूव हो गया, तो ये चीज क्या बन जाएगी? 3 फॉस्फेट है और ये इनोसिटोल का स्ट्रक्चर है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और IP3 इसको हम
कहते हैं। तो यही एक्शन यहाँ पर ब्रीफली इसने दिखाया हुआ है कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पर फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्ट करता है, और ये जो है रिजल्टेंटली यहाँ पे क्या चीज बनती है, डाइसाइल ग्लिसरॉल, इसको डैग DAG भी कहते हैं, डाइसाइल ग्लिसरॉल, और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 यहाँ पर बन जाते हैं। अब डाइसाइल ग्लिसरॉल क्या करेगा, वही जो आगे एक्शन हमने पीछे पढ़े हुए हैं कि ये एक काइनेज के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि आपके पास प्रोटीन काइनेज, और टाइप कौन सी है, सी उसकी, क्योंकि कैल्शियम पाथवे है तो प्रोटीन काइनेज सी वो क्या करेगी, आपकी प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोप्रोटीन्स यानी एक्टिव प्रोटीन्स बनवाएंगी, जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगी। अब उसके बाद इनोसिटोल 3 फॉस्फेट किस तरह एक्ट करता है, तो हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये जाएगा वहां पर और कैल्शियम के जो चैनल्स हैं उनको ओपन करेगा, और वहां से कैल्शियम जो है वो रिमूव करवा के साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आएगा। और ये कैल्शियम जो है यहाँ पर एक प्रोटीन होती है कैलमोडोलिन। कैलमोडोलिन जो है, अगर आपको याद हो FSC वाला कॉन्सेप्ट, आपने ट्रोपोनिन पढ़ी थी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन का जो एक्शन था और जो उसका स्ट्रक्चर था, कैलमोडोलिन का भी सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता है, ठीक है। इसके पास 4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं कैल्शियम के लिए। जब 4 कैल्शियम इसके साथ बाइंड करते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाती है, एक्टिव फॉर्म इसकी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स जो है, अगर आप स्मूथ मसल्स के अंदर जब फिजियो में पढ़ेंगे तो ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर आपने देखा था मायोसिन एक्टिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स के अंदर ये कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। ये आप उसमें भी पढ़ेंगे। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग में इसका क्या रोल है कि कैल्शियम कैलमोडोलिन, जिस तरह हमने कहा कि अल्टीमेट हमारा फंक्शन काइनेसिस ही करते हैं, तो ये भी कुछ काइनेसिस को एक्टिवेट करेंगे, जिन काइनेसिस को हम कहेंगे कैलमोडोलिन काइनेसिस, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स इनको एक्टिवेट कर रहा है, तो इस वजह से कैलमोडोलिन काइनेसिस। अब उनमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ कैलमोडोलिन काइनेसिस जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक कैलमोडोलिन काइनेज एंजाइम्स। और कुछ जो है वो जनरल टाइप के होते हैं, जो हर किसी प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी फंक्शनल कैलमोडोलिन काइनेजेस। और ये जो है काइनेजेस क्या करेंगे, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, फॉस्फोप्रोटीन्स बनेंगी, और वो फॉस्फोप्रोटीन्स जो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो कैल्शियम कैलमोडोलिन है, ये कुछ फर्दर प्रोटीन्स की भी को भी एक्टिवेट कर सकती हैं, जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, जिस तरह ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, उसके एंजाइम्स को भी कैल्शियम कैलमोडोलिन जो है ये एक्टिवेट कर रही होती है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये उनको एक्टिवेट करती है, हमारा फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोवाइड करती है। इसके साथ ये एंड हो गया है, बाकी हम बाद में पढ़ते हैं।